नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे संज्ञा की और आज तक हमने संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों को पढ़ लिया है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण बात करेंगे, अभ्यास प्रश्न सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। और आज तक हमने जो संज्ञा का अध्ययन किया है उसमें हम देखेंगे कि हम कितने अभ्यास प्रश्नों को जो है सही कर पा रहे हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न क्या है, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि नदी शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा है, ध्यान देना है। नदी जो है यहाँ पर किसका बोध हो रहा है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक, पुरुषवाचक तो सर्वनाम का भेद है और जातिवाचक। आपको सही उत्तर पहचानना है कि नदी जो शब्द है, नदी शब्द के अंदर जो है कौन सी संज्ञा होगी। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर जो है जाति का बोध हो रहा है। नदी शब्द के अंदर जो किसका बोध हो रहा है, जाति का हो रहा है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों कि जो नदी शब्द है यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक होगी। कैसे होगी, क्योंकि नदी जो है ये एक का बोध न करा के अनेक का बोध करवा रहा है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो है जातिवाचक संज्ञा होगी। तो सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा कि नदी शब्द के अंदर कौन सी संज्ञा है, तो जातिवाचक। व्यक्तिवाचक के अंदर विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु अथवा विशेष स्थान का बोध होता है। भाववाचक में तो किसी गुण, अवस्था, भाव आदि का बोध होता है। और पुरुषवाचक जो है ये तो सर्वनाम का भेद है, इसलिए ये तो हो नहीं सकता। सही उत्तर क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पर अनेक का बोध हो रहा है। प्रश्न क्रमांक द्वितीय पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। प्रश्न क्रमांक दूसरा जो है, गांधी शब्द को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। इसके अंदर जो है गांधी शब्द को रेखांकित करना है हमारे को कि गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है, गांधी शब्द में कौन सी संज्ञा है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए वाक्य पर, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। यहाँ पर जब कोई जातिवाचक संज्ञा का शब्द है वो अपने साथ या अपने किसी विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सी संज्ञा होती है। सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास करिएगा। गांधी शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा होगी। यहाँ पर गांधी तो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य को आप ध्यान से देखिए, गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। इस वाक्य में गांधी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब कोई जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द अपने विशिष्ट अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर कौन सी संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक होती है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाववाचक ना होकर के, समूहवाचक ना होकर के, जातिवाचक ना होकर के कौन संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक होगी। प्रश्न क्रमांक तृतीय पर ध्यान दीजिए। सही कथन पर सही एवं गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमारे को सही कथन चुनना है और गलत पर गलत का निशान लगाना है। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा, शत्रुता, नौकरी, ये शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में है। बुढ़ापा, शत्रुता, नौकरी, ये देखिए विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं है। बुढ़ापा एक भाव है। बुढ़ा शब्द तो जातिवाचक है, शत्रु भी जाति है, नौकर भी जाति है, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं है, इसलिए ये वाक्य कैसा होगा, गलत होगा। अगला देखिए विद्यार्थियों, अधिकांश देशों के नाम जातिवाचक संज्ञा में है। देशों के नाम पूछा है विद्यार्थियों, यहाँ पर अधिकांश देशों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा में नहीं होते हैं। देशों के, मैंने आपको बताया था ना, वार हैं, देश हैं, ये सभी के जो नाम है वो सब किस में होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में होंगे। तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा नहीं होगी। तो ये वाक्य कैसा है, गलत है। अगला वाक्य देखिएगा, लड़का, मित्र, जवानी शब्द जातिवाचक संज्ञा में है। बिल्कुल सही है। लड़का, मित्र, जवान, यहाँ पर जो है किसी एक विशेष का बोध नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह वाक्य बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक चौथा है, निम्न शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। अगला प्रश्न है, इसमें पूछा है निम्न शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनाइए। अब हमारे को इन शब्दों की क्या बनानी है, ये सारे शब्द जो दे रखे हैं ये सारे विशेषण शब्द हैं और इनकी हमारे को बनानी है भाववाचक संज्ञा। पहला शब्द क्या लिखा हुआ है विद्यार्थियों, पहला शब्द है सुंदर। क्या है, सुंदर है। सुंदर में हमारे को क्या बनाना है, ये गुणवाचक विशेषण है और
इस शब्द को से हमारे को बनानी है भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? सुंदर है, सुंदर में ता प्रत्यय लगा करके क्या बन जाएगा? सुंदरता। क्या बनेगा? सुंदरता। अगला शब्द है मीठा। अगला शब्द क्या है? मीठा। मीठा शब्द है, इसमें आस प्रत्यय लगाएंगे। मीठा शब्द है, गुणवाचक विशेषण है, इसमें आस प्रत्यय लगाने से क्या बनेगा? मिठास। क्या बनेगा? मिठास। उसके बाद में अगला शब्द जो है लिखा हुआ है सफेद। क्या लिखा हुआ है? सफेद। सफेद को हम जो है, अब इसको मिठास में तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं मिठास, इसका वापस रूप परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना है। और सफेद का क्या हो जाएगा? सफेदी। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सफेदी। उसी प्रकार से अगला शब्द है विनम्र। क्या है? विनम्र। विनम्र शब्द, इसमें हमने ई प्रत्यय लगाया और सफेदी शब्द जो है बन गया भाववाचक के अंदर। विनम्र शब्द है, विनम्र के अंदर हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा? विनम्रता। क्या बनेगा विद्यार्थियों? विनम्रता बनेगा। और आगे देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये रूप परिवर्तित हो गया है तो आप इसको, ये थोड़ा सही है। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला शब्द क्या है? लाल। अगला शब्द क्या है? लाल शब्द लिखता हूं, गुणवाचक विशेषण के अंदर आता है। और लाल शब्द जो है इसमें हम ईमा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लालिमा। क्या बनेगा विद्यार्थियों? लालिमा। उसके बाद में अगला शब्द है मधुर। शब्द कौन सा है? मधुर शब्द है, और इसमें हमारे बन जाएगा ता प्रत्यय लगने से मधुरता। अगला शब्द है बुरा। शब्द है बुरा। बुरा शब्द है, इसमें ई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? बुराई। क्या बनेगी? बुराई। इस प्रकार से जो है ये विशेषण से हमने जो है क्या बनाए हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाए हैं। अगला पांचवा प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं विद्यार्थियों, एक बार ध्यान दीजिएगा सभी। प्रश्न क्रमांक पांचवा, पांचवें प्रश्न की ध्यान दीजिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? निम्न शब्दों में कौन सी संज्ञा है? विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, हम संज्ञा पढ़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों में कौन कौन सी संज्ञा, अब आपको पहचानना आने चाहिए। तो क्या लिखा है? पहला शब्द देखिए, पहला शब्द है गंगा। मैंने आपको बताया था संज्ञा पढ़ाते समय कि कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध कराए तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक होती है। तो गंगा है, गंगा तो एक नदी है, अधिक का बोध नहीं हो रहा है बल्कि एक का ही बोध हो रहा है। ऐसी स्थिति में गंगा शब्द में क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अगला क्या, कौन सा शब्द है? ध्यान दीजिए सभी विद्यार्थियों। चुनाव। शब्द क्या है? चुनाव। चुनाव शब्द है। चुनाव शब्द कैसे बना है? चुनना जो है क्रिया है, उससे क्या बना है? चुनाव। तो यहाँ पर चुनाव एक भाव का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? भाव का। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा विद्यार्थियों? भाववाचक। अगला शब्द है पंखा। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या है? पंखा। पंखा शब्द है, पंखा शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? क्योंकि यहाँ पर एक पंखा जो है, पंखे तो खूब होते हैं, पंखा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, पंखों की भी अलग अलग कंपनियां होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ अनेक का बोध हो रहा है। अगर एक का बोध होता तो हम व्यक्तिवाचक कह सकते थे, यहाँ एक जाति का बोध हो रहा है तो पंखा शब्द के अंदर क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। अब अगला शब्द है विद्यालय। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, शब्द क्या आ रहा है? विद्यालय। यहां पर ध्यान दीजिए, अगर विद्यालय, विद्यालय तो खूब है, बहुत सारे हैं, अनेक हैं, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि विद्यालय में भी कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक होगी। अगर यहाँ पर कोई प्राथमिक विद्यालय आता या उच्च प्राथमिक विद्यालय आता या फिर माध्यमिक विद्यालय आता तो हम कह सकते थे कि उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ विद्यालय शब्द आया है, ऐसी स्थिति में ये जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहा है। अगला शब्द देखिए विद्यार्थियों, शब्द बहुत कितना सुंदर सा शब्द आ रहा है। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर शब्द आ रहा है, भाई शब्द आ रहा है। और भाई शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? इसमें भी कौन सी होगी? जातिवाचक होगी, क्योंकि यहाँ पर एक भाई जो है यहाँ पर जाति का बोध करवा रहा है। अगर किसी का नाम आता तो हम कह सकते थे व्यक्तिवाचक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। अगला शब्द क्या है विद्यार्थियों?
अगला शब्द है राम। बहुत सुंदर सा, विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर शब्द आ रहा है राम। राम शब्द भी जो है यहाँ पर किसी विशेष व्यक्ति का, मैंने आपको बताया था ना व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा बताते समय किसी विशेष व्यक्ति का बोध करवाए तो ऐसी स्थिति में वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला शब्द है कक्षा। अगला शब्द कौन सा है? कक्षा। कक्षा जो है, कक्षाएं खूब होती हैं, अनेक का बोध हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है या समूह का बोध हो रहा है। तो समूह का जहां कहीं बोध होता है वहां पर आपको पता ही होगा जातिवाचक संज्ञा होती है। इसमें कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। अब इसमें जो हमने जितना आज तक पढ़ा है उसका मैं संक्षिप्त में आपको एक बार बता दूं कि संज्ञा जो है इसको स्पष्ट कीजिए। संज्ञा को स्पष्ट करने का मतलब है, अगर ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है, अधिकांश ऐसे ही प्रश्न आते हैं 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के अंदर, तो कहने का तात्पर्य है कि संज्ञा को स्पष्ट कीजिए का मतलब है संज्ञा की परिभाषा बताते हुए संज्ञा के भेदों को बताना होता है और संज्ञा के भेदों की भी परिभाषा बताने होते हैं। तो मैं आपको एक बार स्पष्ट कर दूं, फिर ऐसा प्रश्न आए संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या होता है विद्यार्थियों? नाम। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। और मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। कितने माने गए हैं विद्यार्थियों? 3 माने गए हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक के बाद में जातिवाचक और फिर भाववाचक। संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। और व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का जहां कहीं भी बोध होता है वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक में किसी विशेष किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या समुदाय की पूरी जाति का जहां कहीं भी बोध होगा वहां पर जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक के अंदर क्या होता है? भाववाचक संज्ञा अगर आपको पहचाननी है तो उसको आपको परिभाषा ध्यान में रखनी होगी। उसके लिए आपको है किसी व्यक्ति, हम कह सकते हैं कि किसी भाव, अवस्था और गुण दशा आदि का बोध होता है वहां पर भाववाचक संज्ञा होती है। अब कुछ मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं, उसमें आप बताइएगा संज्ञा कौन सी है। एक वाक्य लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखता हूं देश में अनेक जयचंद हैं। देश में अनेक, विद्यार्थियों अनेक अपने आप में बहुवचन है, कई विद्यार्थी जो है अनेक को लिख देते हैं, बिल्कुल गलत है। देश में अनेक जयचंद हैं। और मैंने आपको बताया था कहीं नाम आएगा तो फिर व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रेखांकित कर दूं और आपसे पूछ लूं कि देश में अनेक जयचंद है, तब आप मुझे कौन सी संज्ञा बताएंगे? एक बार विद्यार्थी ध्यान देंगे सभी। देश में अनेक जयचंद है। अब अनेक जयचंद है, इसमें अगर आपको पूछा जाए, यहाँ पर ये जयचंद शब्द है ना, ये एक देशद्रोही के रूप में आ रहा है। जयचंद का नाम आपने इतिहास में सुना होगा, एक देशद्रोही के रूप में जो है विख्यात नहीं, हम कह सकते हैं कुख्यात के रूप में ही कह सकते हैं। तो देश में अनेक जयचंद है, यहाँ पर जयचंद किसी व्यक्ति का बोध नहीं करवा रहा है बल्कि एक जाति के रूप में आया है। तो यहाँ पर जो है हम कह सकते हैं कि देशद्रोही के रूप में आया, इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा मैं वाक्य एक और लिखता हूं, मैं लिखता हूं मोदी। मोदी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। मितव्ययी प्रशासक हैं। मोदी एक मितव्ययी प्रशासक हैं। अब मैं इसको रेखांकित कर दूं मोदी को। मोदी शब्द आपके अंदर दिमाग में आ रहा होगा कि मोदी शब्द तो जातिवाचक है, लेकिन यहाँ पर मोदी जो है एक जाति होते हुए भी इसमें कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक होती है। क्योंकि ये जातिवाचक संज्ञा होती है व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये व्यक्ति विशेष के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक। एक उदाहरण और मैं समझाता हूं आपको। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो है गांधी शब्द की बात हो रही है। गांधी एक जाति होते हुए भी यहाँ पर जो है राष्ट्रपिता के रूप में एक रूढ़ हो गया है शब्द। तो गांधी जातिवाचक होते हुए भी इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक उदाहरण और लिखता हूं। नेहरू ने भारत को विदेशों में पहचान दिलाई।
विदेशों में पहचान दिलाई। अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि नेहरू में कौन सी संज्ञा है, तब आपका उत्तर क्या होना चाहिए? यहाँ पर जातिवाचक न होते हुए क्या होगा? यहाँ पर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे होगा? क्योंकि यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है, एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया है, ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने आज अभ्यास प्रश्न के अंदर हल किया है और संज्ञा जो है हमारा यहीं पर जो है समाप्त होती है। अगले टॉपिक के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। कितने मिनट